चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पॉलिटेक्निक क्लास के लिए केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ मैटर। यही चैप्टर था ना, पहला चैप्टर था आपका नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, ध्यान दीजिए। नेचर्स ऑफ मैटर में हम लोग फंडामेंटल कुछ चीजें हम लोग पढ़े थे, है ना, कि पदार्थ किसको कहते हैं, किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इसकी चर्चा किए थे कि किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए 3 चीजों का होना नेसेसरी है। पहला नंबर, वो वस्तु कुछ स्थान छेके, अर्थात उसका कुछ एक निश्चित आयतन हो। दूसरा नंबर कि उसमें कुछ भार हो, अर्थात उसका एक कुछ निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो। और तीसरा हम लोग पढ़े थे कि जिसका अनुभव, फीलिंग्स, हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो क्या है, पदार्थ, है ना। जैसे हवा, पानी, किताब, कॉपी, टेबल, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब सारे के सारे क्या है, पदार्थ। नोट करके कुछ पॉइंट मैंने उसमें लिखाया था। पहला पॉइंट उसमें लिखाए थे क्या, कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विभिन्न प्रकार की जो भी तरंगे हैं वो पदार्थ नहीं है। क्यों पदार्थ नहीं है? ऊष्मा में द्रव्यमान होता है, क्या वो स्थान छेकती है? नहीं छेकती, सिर्फ उसका हम लोग अनुभव करते हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, तो इसीलिए वो पदार्थ। बात समझ में आया? तो इसके अलावा हम लोग रासायनिक संयोग के 2 नियम पढ़े थे। एक पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। स्थिर अनुपात का नियम 1789 ईस्वी में कौन दिए थे, प्राउस्ट। और गुणित अनुपात का नियम 1803 ईस्वी में डाल्टन। दोनों नियम क्या था, मैंने काफी ब्रीफ से इसकी हम लोग चर्चा प्रीवियस क्लास में किए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। समझिए ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। और ये मैं पदार्थ का जो वर्गीकरण करने जा रहा हूं, ये किसके आधार पर है, तो कंपोनेंट के आधार पर। किसके आधार पर? कंपोनेंट के आधार पर। आगे पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, है ना, पदार्थ को कैसे क्लासिफाई किया गया है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से आपको चर्चा करता हूं। देखिए ये मान लो ये पदार्थ है। पदार्थ कहने का मतलब हो गया क्या, मैटर। पदार्थ कहने का मतलब क्या हो गया, मैटर। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ, एक को क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ, है ना, प्योर सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलिए या मैटर बोलिए, दोनों बात एक ही है। एक हो गया शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो हमारा होता है वो है अशुद्ध पदार्थ। दूसरा को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, है ना, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर। इसको हम लोग कह सकते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का ही, शुद्ध पदार्थ को आगे चल के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, है ना। आप लोग जानते होंगे, एक होता है तत्व, एक क्या होता है, तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तत्व का हम लोग पढ़ते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा जो इसका होता है, ये क्या होता है, यौगिक। दूसरा क्या होता है, यौगिक। यौगिक कहने का मतलब कंपाउंड। यौगिक कहने का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम है बाबू मिक्सचर, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है, मिश्रण, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, एक को क्या बोलते हैं,
समांगी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज का हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर, समझ गए ना। और दूसरे को यहां पर बोलते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है ना। दूसरे को हम लोग विषमांगी बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आगे चल के हम लोग पुनः तत्व की बात अगर हम लोग करेंगे, आगे तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में? तीन भागों में। एक होता है क्या? धातु। एक क्या होता है? धातु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। एक होता है उपधातु। एक क्या होता है? उपधातु। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं मेटोलाइट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटोलाइट्स। और एक होता है ना अधातु, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। अधातु को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। बात समझ में आया? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यही पदार्थ का वर्गीकरण है, किसके आधार पर? कंपोनेंट के आधार पर। किसके आधार पर? कंपोनेंट के आधार पर। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, इस सब की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। क्लियर? ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस कहिए, दूसरा अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ को फर्दर फिर दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है क्या? तत्व, एलिमेंट, और दूसरे का नाम क्या है? यौगिक, है ना। और अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर, मिश्रण। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिश्रण। फिर तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। एक है धातु, मेटल्स, है ना। दूसरा है अधातु, नॉन मेटल्स। एक है उपधातु, मेटोलाइट्स, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रहती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटोलाइट्स कहते हैं लगभग। चलिए, ये क्लासिफिकेशन है आपका कंपोनेंट के आधार पे। हो गया? ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया? लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते। और करें इसको। ये हमारा पदार्थ का वर्गीकरण था, ठीक है। करें ना ऊपर? चलिए अब हम लोग चलते हैं एलिमेंट के बारे में। सबसे पहला चीज आपको बता रहे हैं, तत्व किसको कहते हैं? क्या बाबू? तत्व। तत्व कहने का मतलब एलिमेंट। तत्व कहने का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट। देखिए, तत्व किसको कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ये हम लोग पढ़ते हैं। एलिमेंट का क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं? एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि, कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड द्वारा उसको दो या दो से अधिक पार्ट में अलग नहीं कर सकते।
है ना। तो लिखिए, हम लोग लिखते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का बात हुआ है, ये पार्ट है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे जिसे किसी भी ज्ञात, जो भी आपके नॉन में है, किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक, किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व का यही डिफिनेशन आपको होता है, किया जा सकता। तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखेंगे कोई भी, जैसे मान लिया जाए सोडियम एक क्या है, तत्व है, नहीं है, सोडियम एलिमेंट है या नहीं है, सोडियम एक तत्व है जिसका संकेत Na होता है। ऑक्सीजन एक क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन भी एक क्या है, तत्व है जिसका संकेत क्या होता है, O होता है ना। कार्बन भी एक क्या है, तत्व है जिसका संकेत क्या होता है, C होता है। एक दूगो तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं। नाइट्रोजन ये भी एक क्या है, तत्व है ना, ETC, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट। अब देखिए, एक चीज आपको समझना है, नोट का दो गो पॉइंट मैं लिखूंगा आपको। पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि अभी तक लगभग प्रकृति में 114 से लेकर 116 एलिमेंट का खोज हो चुका है, जिसमें मात्र 92 ही प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी शेष को कृत्रिम तरीके से, क्या तरीके से, शेष को कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना। नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। देखिए कहता है क्या, समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अभी तक प्रकृति में लगभग 114 से 116 की संख्या थोड़ा बहुत घटते बढ़ते भी रहती है। 114 से 116 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92, कितना बाबू, जिसमें लगभग 2/3 मतलब कह सकते हैं कितना, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था मतलब हो गया फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते। बाकी है ना, बाकी शेष तत्वों को है ना, बाकी शेष तत्वों को कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम मतलब समझते हैं ना, आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। संश्लेषित मतलब बनाए, संश्लेषित या बनाए गए हैं, संश्लेषित किए गए हैं या बनाए गए। बड़ा ही अच्छा चीज मैं लिखा हूं कि अभी तक प्रकृति में कितना, लगभग 114 से 116 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें
है ना, मात्र 92 तत्व प्रकृति में या तो मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बोलेगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना है, तो लगभग 114 से 116 है, लेकिन है ना मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में 92 तत्व ही प्रकृति में पाया जाता है। बाकी शेष तत्वों को लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीका से बनाया गया बहुत सारे तत्व। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु अथवा एक ही संख्या वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोई भी तत्व जो होता है एक ही तरह के परमाणु है, एक ही परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, कोई भी तत्व एक ही तरह के परमाणु, कोई भी तत्व एक ही तरह के परमाणु अथवा एक ही संख्या वाले, एक ही परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते। देखिए बड़ा अच्छा चीज लिखे, हम बोल रहे हैं क्या कि कोई भी तत्व एक ही तरह के परमाणु अथवा एक ही परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोडियम एक तत्व है मान लिया जाए, तो सोडियम में सिर्फ किसके परमाणु मिलेंगे, सोडियम के, ऑक्सीजन के नहीं मिलेंगे। ऑक्सीजन अगर एक तत्व है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणुओं के मिलने से बना होता है। ये तत्व की क्या है, विशेषता है। अब देखिए थोड़ा सा दो चीज आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देता भी है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा, हेडिंग एक लगाइएगा, पृथ्वी के ऊपर पट्टी पृथ्वी के भूपर पट्टी कहिए, पृथ्वी के भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी मतलब एक तरह से परत हो गया, पृथ्वी के भूपर पट्टी कहिए या परत में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा, एकदम ये याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछता है पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ना, जानते हैं आप लोग? पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? नहीं, अल्युमिनियम धातु में आ जाता है। तत्व अगर बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, तत्व बोलेगा तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए इसका कुछ आंकड़ा दिया है और परसेंटेज भी हम लिख देते हैं भार के आधार। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बाबू, ऑक्सीजन पाया जाता है। इधर एक तरफ तत्व लिख सकते हैं, एक तरफ प्रतिशत भार, ये भी लिखते तो अच्छा रहता था। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो एक तरफ आप लिख लीजिए, यहाँ पे तत्व लिखिए, तत्व कहने का मतलब एलिमेंट, तत्व मतलब एलिमेंट, और दूसरा लिखिएगा भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज, ठीक है ना, भार प्रतिशत। देखिए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं किसका नाम, ऑक्सीजन का नाम लिखते हैं, किसका, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑक्सीजन ओ, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 49.85%, ठीक है। दूसरा नंबर पर है सिलिकॉन, दूसरा नंबर पर कौन है बाबू, सिलिकॉन, इसका संकेत क्या होता है, SI। ये जो पाया जाता है लगभग 26.03% पाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हैं, और इसमें कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं अभी दूर करूंगा, देखना,
उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम। जैसे अभी बच्चा एल्यूमिनियम बोला था, लेकिन मैंने तत्व पूछा था, धातु नहीं। तो एल्यूमिनियम जो है लगभग 7% के आसपास, 7.28% पाया जाता है ना। उसके बाद आयरन पाया जाता है। आयरन कहने का मतलब लोहा, Fe, वो पाया जाता है। वो कितना परसेंट है भाई? तो 4.12% आयरन, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद क्या पाया जाता है? कैल्शियम, Ca। तो कैल्शियम जो पाया जाता है वो लगभग 3.18% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या? सोडियम, सोडियम कहने का मतलब Na। सोडियम जो पाया जाता है ये 2.33% पाया जाता है, ठीक है। सोडियम के बाद पोटेशियम, सोडियम के बाद पोटासियम। पोटासियम का संकेत क्या होता है? के, यही होता है जी। इसका लैटिन नाम कैलियम होता है। ये भी लगभग 2.33% पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया कितना? Mg संकेत होता है। ये जो पाया जाता है लगभग 2.11%, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो पाया जाता है, हाइड्रोजन H, वो 0.97%। और भी एक दो गो तत्व है ना, और भी एक गो है, एक दो, थोड़ा सा और ऊपर हम लोग करते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद टाइटेनियम एक पाया जाता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, है ना। तो टाइटेनियम जो पाया जाता है ना, टाइटेनियम वो पाया जाता है कितना? 0.41%, ठीक है। और फिर अन्य तत्व, इसके अलावे भी और भी तत्व पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं लगभग 1.39%। ये पृथ्वी के ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा है। इसको एक बार लिखिए, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा चर्चा भी हम लोग करते हैं। लिखिए, ये पृथ्वी के ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा है। देखिए, इसमें गड़बड़ क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है बाबू? अधातु, अधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। और अल्युमिनियम क्या है? धातु। अब इसमें क्या है देखिए, बाकी नीचे का परसेंटेज आप याद रखिए अथवा नहीं रखिए, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं। शुरू का 2-3 को जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि एक क्या है? अधातु। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के ऊपर पट्टी में या परत में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं, तो ऑक्सीजन होगा। तत्व में तो तीनों आ जाएगा, धातु, अधातु, उपधातु सब आ जाएगा। लेकिन अधातु भी पूछेगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछेगा धातु, तब क्या होगा? एल्युमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है और सिलिकॉन क्या है? उपधातु। नहीं समझे? अगर धातु पूछेगा, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, मेटल्स, तो कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। लेकिन अगर तत्व पूछे, एलिमेंट पूछे या अधातु पूछे, तब कौन होगा? ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज्यादा लगभग 49.85% मात्रा पाया जाता है। सिलिकॉन 26.03 और एल्युमिनियम 7.28। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए बगल में लिख लीजिए। इसमें बहुत सारा बच्चा कहता सर कहीं ऑक्सीजन देखते हैं, कहीं एल्युमिनियम देखते हैं। कल अरे रहता क्या है पहले ये बताओ। अगर तत्व रहेगा तब ऑक्सीजन होगा, और धातु रहेगा क्या होगा? एल्युमिनियम। क्लियर? ये पृथ्वी के ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा था। उसी प्रकार से थोड़ा सा मानव शरीर का भी लिख लीजिए कि मानव शरीर में कौन सा तत्व कितना % पाया जाता है। लिखिए, यहां पर लिखिए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग।
मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा ह्यूमन बॉडी में प्रतिशत मात्रा। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा। देखिए ह्यूमन बॉडी में कौन कौन कितना पाया जाता है। तो एक तरफ इधर तत्व लिखिए, तत्व मतलब एलिमेंट, और इधर लिखिए क्या, परसेंटेज वेट। इधर लिखिएगा क्या, प्रतिशत भार, परसेंटेज वेट, कौन कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए इसमें भी मजे की बात है कि इसमें भी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। हो सके आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कार्बन, ऐसी बात नहीं है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, लगभग 64.5%, 64.5%। सेकेंड नंबर पर कार्बन पाया जाता है, जो कि ये होता है कितना, 18.1%। ठीक है। हाइड्रोजन उसके बाद पाया जाता है मानव शरीर में, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, वो कितना परसेंट है भाई, तो हाइड्रोजन है 10.0%, मतलब 10% समझिए। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है ना। ये नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो 3% के आसपास, 3.00, मतलब 3% मानिए। उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद कैल्शियम मतलब क्या हो गया, Ca, ये पाया जाता है आपको कैल्शियम, ये 2.12%। कैल्शियम कितना पाया जाता है, 2.12%। ठीक है। उसके बाद आपको फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फोरस। ये फास्फोरस P, ये जो पाया जाता है लगभग 1.10%। इसके अलावे भी और भी तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, और भी मानव शरीर में पाए जाते हैं। लिखा है इसके अलावे, ऐसा नहीं कि इतने तत्व पाया जाता है, इसके अलावे है ना, पोटेशियम, सल्फर है ना, सोडियम, लोहा, Fe, ये सब बहुत कम पाया जाता है ना, Cu, Mg, etc भी मानव शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहेगा, सबसे ज्यादा तो कौन होता है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा थी। चलिए ये सब बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 64.5%, 64.5%। कार्बन कितना, 18.1%। हाइड्रोजन कितना, 10%। नाइट्रोजन कितना, 3%। कैल्शियम 2.12%, है ना। इसमें भी अगर आप कहिएगा तो सब तो अधातु है, नहीं, मानव शरीर में ऑक्सीजन भी अधातु है, कार्बन अधातु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब अधातु है। मानव शरीर में नॉन मेटल्स ज्यादा, मेटल्स बहुत कम पाए जाते हैं, परसेंटेज मात्रा उसकी क्या होती है, कम होती है। एक और नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, एक चीज पूछता है कि मानव शरीर में भार के विचार से जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितना होता है, कोई जानता है, 70%। कितना होता है, 70% होता है। लिखिए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में है ना 70%, कितना, 70% जल पाए जाते हैं, पाए, ये भी ध्यान रखिए कि वाटर की प्रतिशत मात्रा बोला गया। ठीक है। भार के विचार से भी लिख सकते हैं, बात वही हुआ।
वेट के विचार से लिख दें। अच्छा चलो ऐसे पूरा सेंटेंस बढ़िया से लिखते हैं। मानव शरीर में भार के विचार से किसका जैसा वजन होता है, भार के विचार से कितना 70% जल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। तो एलिमेंट में जो चीजें आपको पूछेगा लगभग एलिमेंट की बातें मैंने कर दिया। एलिमेंट समझ में आ गया। तत्व किसको बोले थे, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है ना, हम लोग पढ़े है ना। कोई भी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है। अभी तक प्रकृति में लगभग 114 से 116 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सभी को प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बनाया गया है ना। उसके बाद मैंने भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की 1% मात्रा लिखा है और मानव शरीर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, यौगिक का। किसका बात करते हैं, यौगिक का। कंपाउंड क्या है समझिए, बड़ा अच्छा चीज है यौगिक। यौगिक कहने का मतलब हो गया कंपाउंड। यौगिक किसको कहते हैं, कंपाउंड क्या है समझिए। तो यौगिक के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को, किसको बाबू, तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में, इसीलिए यौगिक का केमिकल फार्मूला डिफाइन होता है, रासायनिक सूत्र डिफाइन होता है। कोई भी यौगिक है तो उसका केमिकल फार्मूला एक होता है। क्या मिश्रण का फार्मूला आज तक पढ़े हैं? अरे कोई मिक्सचर का फार्मूला होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता नहीं। ये भार के विचार से निश्चित अनुपात में, सिंपल सी बात देखिए कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो वो जल बन जाएगा, लेकिन वही 1:16 के अनुपात में मिलाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। यौगिक में क्या है कि हम रेशियो चेंज करेंगे, कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए जितने भी यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड है, उसका केमिकल फार्मूला होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी फाइनाइट रेशियो में मिलाने पर बनता है। लिखिए यौगिक का डेफिनेशन लिख रहे हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है ना। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से, दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है, निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। इसीलिए अगर आप चेंज कीजिएगा, इसीलिए किसी भी यौगिक का, इसीलिए किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूला डिफाइन होता है। केमिकल फॉर्मूला परिभाषित होता है। इसीलिए किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला परिभाषित होता है। परिभाषित होना मतलब डिफाइन होना, परिभाषित होना मतलब डिफाइन होना, परिभाषित होता। समझ में आया? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। इसीलिए किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला डिफाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए,
जैसे एग्जाम्पल में मान लिया जाए पहला यौगिक हम लोग जल की बात करें। जल मतलब क्या होता है? H2O। इसमें अगर आप कहिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के विचार से कितना है बताइए? इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम। रेशियो लेंगे तो कितना होगा? 1 रेशियो कितना? 8। यही अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें, किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। ये भी एक कंपाउंड है। इसमें अगर कहिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो एक अनुपात क्या होगा? 16। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्राम में कितना है? 32 ग्राम है। तो सोचो, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से बना है, वाटर भी। H2O भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से बना और H2O2 भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाने से बना, लेकिन रेशियो चेंज, कंपाउंड क्या चेंज। क्या मिश्रण में ऐसी बात होगी? अगर हम लोग 1 गिलास पानी में 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो वो भी चीनी पानी का ही मिश्रण कहलाएगा, और 100 ग्राम मिलाएंगे वो भी चीनी पानी का ही मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि कोई नमक का कहलाए नहीं लगेगा, नहीं ना। लेकिन इसमें रेशियो चेंज करेंगे तो कंपाउंड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। इसमें कहिएगा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 3 अनुपात कितना होता है? 8, क्योंकि कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना? 32, ये 3 अनुपात 8। कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा, क्या सूत्र होता है? जानता होगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? CaCO3। ये 3 तत्व के मिलने से बना कौन? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। इसमें भार के विचार से अनुपात करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपको कितना आ जाएगा सोचिए, है ना? कैल्शियम 20 ग्राम में हो जाएगा जी, 20 अनुपात 12 अनुपात 16, ये हो जाएगा 20 अनुपात 12, 16 या 48। मैक्सिमम कॉमन क्या जा रहा है? 4 अगर जाएगा तो 5 अनुपात 3 अनुपात 16, नहीं 12, 12 चौका 48, ये 5 अनुपात 3 अनुपात 12 हो जाए, 5 अनुपात 3 अनुपात 12 हो जाए। बात समझे? तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी यौगिक, है ना, लिखेंगे स्पष्ट डिफिनेशन लिखें, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, वह प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। बात समझें? इसमें रेशियो चेंज करेंगे, कंपाउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात एकदम ध्यान में आपको रखना, ठीक है? अब देखिए यौगिक के कुछ गुण हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए ये सब बेसिक चीज है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेके नहीं आ रहे, उसको लग रहा होगा ना दो सर अभी क्या पढ़ा रहे, लेकिन आपको शुरू से एक एक चीज पढ़ाते जाएंगे तो यही आपको नोट्स तैयार होते जाएगा। तो बाद में सिर्फ क्या होगी? रिवीजन करने की काम है ना। छोटा छोटा बात है, जरूरत हर जगह कहीं भी आपको पढ़ सकता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग लिखते हैं यौगिक के गुण। क्या लिखते हैं बाबू? यौगिक के गुण। अगला यौगिक के गुण, ये लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक के, देखिए यौगिक का गुण में सबसे पहला लिखते हैं क्या? पहला गुण, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी इसका कहता है क्या कि यौगिक का जो गुण होता है उसके अवयवी तत्वों के गुण से हमेशा अलग होता है। किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा उसके कंपोनेंट, अवयवी तत्व मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट, उसकी प्रॉपर्टी से अलग होगा। जैसे आप सोचिए, थोड़ा सा समझिए, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। कार्बन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल होता है, लेकिन इन दोनों से बना कंपाउंड
CO2 जो होता है वो अम्लीय होता है। CO2 अम्लीय होता है या नहीं होता है? अधातु के ऑक्साइड है, पढ़े होंगे आगे चल के मेटल्स नॉन मेटल्स में मैं पढ़ाऊंगा कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। CO2 को अगर जल में हम लोग प्रवाह करेंगे ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। तो कहने का मतलब हुआ कि यौगिक का जो गुण होता है वो उसके अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है? अलग होता है। मतलब यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण पर निर्भर नहीं करता। ऐसे सोचिए और भी सोचिए, कार्बन खुद जलता है ना, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन इन दोनों से बना कंपाउंड आग को क्या करता है? बुझा देता है। तो क्या अलग गुण रख रहा है कि नहीं रख रहा है? तो पहला प्रॉपर्टी इसका यही है कि किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से, लिखिए यहां, किसी भी यौगिक का गुण, किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्व मतलब कंपोनेंट, उसके अवयवी तत्वों मतलब कंपोनेंट्स, उसके अवयवी तत्वों मतलब कंपोनेंट्स। किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से हमेशा क्या होता है? अलग होता है या भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अर्थात इसी को दूसरे भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण पर निर्भर नहीं करता है। उसके अवयवी तत्वों के गुण पर निर्भर नहीं करता जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम लोग अभी जस्ट देखें क्या कि C+O2 क्या बनाता है? CO2। मालूम है ये उदासीन होता है। कार्बन कैसा होता है? उदासीन होता है। ऑक्सीजन भी कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन इन दोनों से बना ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका गुण क्या है? अलग है। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ गया, किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों मतलब कंपोनेंट्स के गुण से क्या होता है? अलग होता है। अर्थात किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण पर निर्भर नहीं करता। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, दूसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को हम लोग सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे सुनो, वाटर किसके मिलने से बना है? जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या इसको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं या भौतिक विधि? सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि वो विधि कहलाता है जिसको हम लोग घरों में आसानी से कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? आप वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं? इसके लिए लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, है ना। तो किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को हम लोग सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका यही है, किसी भी यौगिक के अवयवी तत्व मतलब कंपोनेंट, किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को सरल यांत्रिक विधि, सिंपल मैकेनिकल मेथड, सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा, सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, विधि द्वारा अलग नहीं
किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। लिख देते हैं, इसके अवयवी तत्वों को, इसके अवयवी तत्वों को, इसके अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा। इसके अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है या अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसके अवयवी तत्वों को, है ना, रासायनिक विधि द्वारा, केमिकल मेथड द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे H2O को ही आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग करना है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। अगर H2O, है ना, H2O जल का हम लोग विद्युत अपघटन कराएं या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि जल के विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन किस पर प्राप्त होता है, ऑक्सीजन किस पर? तो हाइड्रोजन कैसा है, विद्युत धनात्मक तत्व या विद्युत ऋणात्मक? विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक किस पर प्राप्त होगा? एनोड पर। किस पर प्राप्त होगा? एनोड पर। और ऑक्सीजन किस पर प्राप्त होगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन किस पर प्राप्त होगा? कैथोड पर। ये प्राप्त होगा एनोड पर, ये प्राप्त होगा किस पर? कैथोड पर। उल्टा कर दिए क्या? विद्युत धनात्मक है ना, ओ उल्टा, विद्युत धनात्मक प्राप्त होगा ऋणात्मक पर ना जी, उल्टा हो गया। देखिए H2 जो प्राप्त होगा, जैसे हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है अभी बोले, तो कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक। एनोड कैसा होता है? धनात्मक। तो उल्टा ये प्राप्त होगा किस पर? कैथोड पर। उल्टा लिखा गया, मिस्टेक्स। ये कैथोड पर और ये किस पर? एनोड पर। अरे सिंपल सी बात है कि जो विद्युत धनात्मक तत्व रहेगा वो कैथोड पर होगा क्योंकि कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वो किस पर? एनोड पर। एनोड विद्युत धनात्मक होता है। उसी प्रकार से, और अगर मान लीजिए NaCl, NaCl जानते हैं ना, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर बैलेंस करना है यहाँ 2 लगा दीजिएगा और यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। NaCl अगर इक्वस फॉर्म है, AQ मतलब क्या हो गया? इक्वस। इसमें भी अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्राप्त होगा Na प्लस कितना? Cl2। Na विद्युत धनात्मक है तो ये किस पर प्राप्त होगा? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। और ये किस पर प्राप्त होगा? एनोड पर। किस पर प्राप्त होगा? एनोड। बात समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को हम लोग सरल यांत्रिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए हमको केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अगला हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को घर पे जाके आपको पढ़ना है। बात समझ गए ना? तीसरा प्रॉपर्टी होगा ना, तीसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है क्या, है ना, किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, फाइनाइट होता है। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कहता है किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, प्राय मतलब जनरली क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। किसी भी यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? फाइनाइट होता है, निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। किसी भी यौगिक, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कोई भी यौगिक रहेगा
उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स होगा, फाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल आप लोग जानते हैं पानी, वाटर कहिए, H2O या जल, पानी की जगह पर आप जल भी लिख सकते हैं, जल H2O है ना। जल का क्वथनांक कितना है बताओ? जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, है? हम लोग कहते हैं बर्फ का गलनांक, बर्फ भी कंपाउंड है, आइस, इसका बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या गलनांक या द्रवनांक उसी को कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको साधारण नमक हम लोग कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका गलनांक याद रखिएगा, आगे काम भी देगा। इसका गलनांक जो है वो 915 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 915। नौ सौ 15 या 815 होगा एग्जैक्ट, 815 है, 815 लिखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो। गलनांक कहिए या द्रवनांक, दोनों बात एक के हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। NaCl का अगर द्रवनांक कहेगा, द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट MP, तो ये कितना है? 815 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई भी कंपाउंड है, हम कहते हैं कोई भी यौगिक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक देखा है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तभी तो नमक में भूंजते रहता है। नमक में नहीं भूंजता है, जो मार्केट में भूंज के आपको खिलाता है, वो किस में भूंजता है? नमक में। हाँ, पहले लोग बालों में भूनता था, लेकिन अब नमक में भूनता है। अब बालों में भूंजेगा तो थोड़ा कचकच करेगा भाई, अब नमक क्या है, अच्छा भी लग गया है ना, तो नमक में भूनता है भूंजा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 815 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर नहीं है 815 डिग्री सेंटीग्रेड, चीनी में भून लेगा, गल जाएगा, है ना। आगे चल के यही सबका अलग अलग होता है। जैसे ईथर का क्वथनांक, ये भी आगे चल के आएगा, ईथर का क्वथनांक, ये भी ईथर भी कंपाउंड है। ईथर का क्वथनांक जो होता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जितने भी यौगिक हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। चौथा एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है किसी भी यौगिक के बनने में, किसी भी यौगिक के बनने में, किसी भी यौगिक के बनने में उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। किसी भी यौगिक के बनने में उष्मा का अवशोषण या क्या होता है? उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है? किसी भी यौगिक के बनने में उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए, आप लोग आगे चल के केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, एक होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और दूसरा होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस तरह क्या से पढ़ेंगे। जैसे मैं पहला देता हूं C+O2, ये CO2 बनाता है, इसमें 94.45 किलो कैलोरी हीट निकलता है। ये निकलता हीट, तो ये हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कोई भी यौगिक बनेगा तो उसमें या तो उष्मा अवशोषित होगा या निकलेगा, इसमें निकलता है। जैसे H2+I2 कहिएगा, H2+I2, एक और भी दूसरा कंपाउंड देते हैं, ये H2+ कितना I2, इसमें
2 किलो कैलोरी हीट देना पड़ता है, ये 2HI हो गया। या इधर साइड लिखिएगा तो निगेटिव लिखिएगा, इधर साइड लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, निगेटिव H2 प्लस I2, ये 2HI होता है, निगेटिव ऑफ 11.82 किलो कैलोरी। इधर हीट निगेटिव है, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। ये उष्मा शोषी प्रक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो आगे चल के हम लोग केमिकल रिएक्शन में ये चीज पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन हीटिंग के आधार पर 2 प्रकार के होता है, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। क्लियर? क्या जो चीजें लिखा रहे हैं समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही है? ये सब बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। हो गया? चलिए, तो मिश्रण भी पढ़ लेते हैं, रहने दे, रहने दे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाए हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मंडे से क्लास, अभी बच्चे भी थोड़ा कम आ रहे हैं, कल संडे छुट्टी रहेगा, अभी से संडे क्या पढ़ाए, है ना। मंडे फिर क्लास होगा किसका, मैथ का। मैथ में क्या क्या पढ़ा दिए हैं, कहाँ तक, इंटीजर्स तक पढ़ा दिए हैं, उसके आगे और पढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए, जो भी पढ़ाते हैं एक एक अलग अलग कॉपी में लिखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। आज हम लोग क्या पढ़े, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को कंपोनेंट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फर्दर फिर 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है, मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण को भी 2 भागों में, समांगी और क्या, विषमांगी। और फिर तत्व को 3 भागों में, एक धातु, अधातु, उपधातु, जिसमें हम तत्व और यौगिक पढ़ चुके हैं। अभी मिक्सचर इसका बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए, अभी धीरे धीरे ही, ज्यादा अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है, अभी इनफ टाइम है।